सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं सिविल सर्विस मास्टर। हम स्टैंडर्ड 11 की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? कम टू नो गोल्स ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के क्या गोल्स थे, 5 ईयर प्लान क्या होता है वो सीखेंगे। डेवलपमेंट पॉलिसीज़ क्या रही है बिटवीन 1950 टू 1990, वो सब देखेंगे। शुरुआत में क्या है, इनको हम बाद में देखेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें सबको पता है, और घिसी-पिटी लाइन है हर जगह पर, ये आपको मिल जाएगी हर चैप्टर के स्टार्टिंग में। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो लीडर्स थे, उनके हाथों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है वो अपनाए। यानी कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें, देखिए, दो तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक होता है कि प्योरली सोशलिज्म, एक होता है प्योरली कैपिटलिज्म। जो हमें ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए थी जो हमारे लिए मोस्ट सुटेबल हो, विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन द फ्यू। जो कोई फ्यू पाँच 10 आदमियों के हित के लिए ना सोचे कि पूरे देश के लिए सोचे। ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए थी जो कि सबको बेनिफिशियली हो, और ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिज्म में दिखाई देती है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट पीएम थे, उनका ये मानना था कि हमारा देश है जो वो प्योरली सोशलिज्म पे चले, और ऐसा भी सोशलिज्म ना हो कि जो सोवियत यूनियन ने अपनाया था, जो कि बुरी तरीके से फंसे थे। नाउ हमें एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए थी जिसमें कि देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी अराउंड, द वर्क ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि बोला जा रहा है कि कोई भी फैक्ट्रीज है, कोई भी फर्म्स है, वो सोशलिज्म में क्या होता है कि वो एक गवर्नमेंट चलाती है, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती ही नहीं है सोशलिज्म में। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू change the ownership pattern of land and other properties of citizen in the way that it was done in the former Soviet Union। हमारे इंडिया में, हमारे प्यारे इंडिया में, वो ओनरशिप जो कि लैंड और अदर प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप है, वो गवर्नमेंट के हाथ में जाए, ऐसी कोई चांस नहीं था। और जो सोवियत यूनियन ने करा था, सोवियत यूनियन में क्या हो रहा था कि जो सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो गवर्नमेंट की होती है, सारी जो कमोडिटीज़ हो रही है वो भी गवर्नमेंट बनाती है, सब कुछ। मिल्क प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट कर रही है, कपड़ा भी आपके लिए गवर्नमेंट बना रही है, सोप भी आपके लिए गवर्नमेंट बना रही है, और जो बिल्डिंग्स है वो उनका कंस्ट्रक्शन भी गवर्नमेंट कर रही है। नाउ नेहरू जी से, हमारे जो नेहरू जी थे और उनके साथ के जो अदर लीडर्स थे, वो सोच रहे थे कि एक ऐसा अल्टरनेटिव लाए जो कि प्योरली कैपिटलिज्म पे भी ना जाए और प्योरली सोशलिज्म पे ना जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक brutally sympathizing with the socialist outlook, they found the answer in the economic system which in their view combined the best feature of the socialism without its drawbacks. In the view, India would be the socialist society with strong public sector but also with private properties and democracy. The government would plan for, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया भाइयों, कि इंडिया में हमें एक ऐसी मिली हुई एक इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए जिसमें कि सोशलिज्म हावी हो, और सोशलिज्म के वो सारे कंपोनेंट्स ले जाए जो कि अच्छे हो हमारे लिए, और जो ड्रॉबैक्स है उसे कैंसिल किया जाए। हमारे लिए हमारे देश ने अपनाया कि इंडिया में एक सोशलिस्ट सोसाइटी होगी पहले तो, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर होगा, गवर्नमेंट सेक्टर होगा, और साथ ही साथ हम प्राइवेट बॉडी को भी रखेंगे जो कि ये पब्लिक सेक्टर को कम्प्लीमेंट करेगा, सप्लीमेंट करेगा। नाउ आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द इकोनॉमी विद प्राइवेट सेक्टर बीइंग इंकरेज्ड टू बी पार्ट ऑफ प्लान एफर्ट। देखिए, जो भी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर है वो बना रहा है, प्राइवेट सेक्टर उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए था। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटलुक। और वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में मेंशन था कि भाई इंडिया में
कैपिटलिज्म हावी होगा या फिर सोशलिज्म हावी होगा। तो ये सब मेंशन था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में। नाउ प्लानिंग कमीशन आया 1950 में, जो कि आज नीति आयोग है। नीति आयोग तब के समय में नीति आयोग है वो प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, वो सेटअप, तो ये नीति आयोग आया। प्राइम मिनिस्टर जिसके चेयरपर्सन होते हैं होते हैं, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम हर 5 साल में एक ऐसे गोल्स बनाएंगे जो कि पूरे होने चाहिए, और इसे हम 5 ईयर प्लान्स बताएंगे, 5 ईयर्स प्लान की तरह इसको मानेंगे। अब देखते हैं 5 ईयर प्लान होते क्या हैं। A plan spells how a resources of a nation should be put it on and should have some general goals as well as a specific objective which are not be achieved within a specific period of time। देखिए प्लान्स क्या होते हैं। प्लान्स होते हैं कि हम किस तरीके से हमारी जो रिसोर्सेज है उसको नेशन में स्पेंड करें। 5 ईयर प्लान, कोई भी प्लान हो उसमें एक गोल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए पूरे करने होते हैं। इंडिया में जो इस प्लान की बात की जाए तो इंडिया व 5 ईयर ड्यूरेशन वर कोल्ड 5 ईयर प्लान। इंडिया में जो 5 साल की ड्यूरेशन थी और उसे 5 ईयर प्लान कहा गया। हमने ये 5 ईयर प्लान सोवियत यूनियन से बोरो किए हैं, जो कि एक पायनियर नेशनल प्लानिंग के लिए हमने किए हैं। अदर प्लान्स डॉक्यूमेंट्स अप टू 2017 तक आए, 2017। ये प्लान से वो स्टार्ट करने के बाद अभी 2017 तक ये 5 ईयर प्लान्स कंटिन्यूसली चले हैं। इनमें क्या होता था कि कुछ 5 ईयर के प्लान्स भी होते हैं इसमें, और प्लस इसमें जो पिछले 20 साल की जो भी प्रोग्रेस है वो दिखाई जाती है, और एक इनमें लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं, और इन लॉन्ग टर्म प्लान को पर्सपेक्टिव प्लान भी बोला जाता है। सो नाउ it will be unrealistic to expect all the goals of the plan to be given equal importance in all plans। देखिए इन प्लान तो ला दिए, पर उनमें जो गोल्स मेंशन होंगे उसमें इम्पोर्टेंस किसको ज़्यादा देनी है किसको कम देनी है। देखिए एक इक्वल इम्पोर्टेंस आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक गोल्स पूरा करने जाओगे दूसरे गोल्स में आप कहीं पीछे छूट जाओगे, दूसरा गोल्स में कुछ करने जाओगे तीसरे गोल में पीछे छूट जाओगे। तो ये होता है, और कई गोल्स ऐसे भी होते हैं जो अंदरों अंदर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपने गोल्स के तहत इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के कारण क्या होगा कि जो अनस्किल्ड वर्क फोर्स है वो रिप्लेस हो जाएगी मशीनरी के थ्रू। तो इसके कारण क्या होगा, इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का गोल है जो कि होना चाहिए वो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का गोल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो इक्वल इम्पोर्टेंट किसे दे वो सरकार के ऊपर होता है। सो कभी कभी ये गोल्स कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। नाउ प्लानर से बैलेंस द गोल। प्लानर्स है जो भी ये प्लान कर रहे हैं उनको इन गोल को बैलेंस में रखना है, और ये वेरी डिफ़िकल्ट जॉब है, चूँकि फिर पता ही है कैसे। आप इतने समझदार है भाइयों। अब वो डिसाइड करते हैं कि कौन से गोल पे ज़्यादा एम्फिसाइज करें, हम कौन से पे बाद में करेंगे। और ऐसा थोड़ी है ना कि भाई गोल्स इस 5 ईयर प्लान में नहीं हो रहे हैं तो वो अगले 5 ईयर प्लान पे हो रहे हैं। और 5 ईयर प्लान एक सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। लाइक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियल बेस्ड पे था। इस तरीके से 5 ईयर प्लान होते हैं। और दोस्तों हमने ये भी छोड़ दिया था, वो भी कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में कौन से टाइप्स होते हैं जो हमने बात की ना, और कैपिटलिज्म सोशलिज्म वो देखते हैं आप ही। देखिए एवरी सोसाइटी हैज़ टू आंसर दिस 3 क्वेश्चन। हर सोसाइटी में ये 3 क्वेश्चन के आंसर होना ज़रूरी है। व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। क्या गुड्स एंड सर्विस है वो कंट्री में प्रोड्यूस होने चाहिए। अगर प्रोड्यूस होने चाहिए तो हाउ, कैसे होने चाहिए, और इसे प्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए हमारा ह्यूमन लेबर का और कैपिटल का। नाउ हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विस टू बी डिस्ट्रीब्यूट, ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, कैसे करेगा। तो इनका एक आंसर ये होता है कि मार्केट फोर्सेस। दिस 3 क्वेश्चंस इज टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट इकोनॉमी। दे आल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म
support capitalism on those consumer goods will be produced that are in demand. कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है डिमांड में, उसको प्रोड्यूस किया जाता है. गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर डोमेस्टिक और द फॉरेन मार्केट्स, और वो गुड्स प्रॉफिट के हिसाब से डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट्स में सेल होता है. इनमें क्या होता है, सोशलिज्म माफ़ कीजिएगा, कैपिटलिज्म में क्या होता है, अगर कार डिमांड में है तो कार बनेगी, बाइसिकल डिमांड में है तो बाइसिकल बनेगी. लेबर चिपर पड़ रहा है कैपिटल से तो लेबर को यूज़ करा जाएगा, और अगर कैपिटल सस्ता पड़ रहा है तो लेबर को नहीं यूज़ कराया जाएगा नाउ, और यही वाइस वर्सा. ठीक है, मैंने बताया. कैपिटलिज्म सोसाइटी एक होती है. कैपिटलिज्म सोसाइटी में क्या होता है कि प्रोडक्शन जो भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल नॉट ऑन द बेसिक ऑफ व्हाट पीपल नीड बट द बेसिक ऑफ परचेसिंग पावर. कैपिटलिज्म में क्या होता है कि कैपिटलिज्म में कोई चीज़ ऐसा नहीं बनती है कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, एक पीपल्स को चाहिए, एक नेसेसरी है इसलिए बनाओ, बट नहीं, इससे प्रॉफिट निकाल रहा है इसलिए कैपिटलिज्म में ये चीज़ बन रही है. नाउ देखिए, और ये सारी चीज़ बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकती है. अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो ये कमोडिटी बनी, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से नहीं होगा कि कौन किसके लिए ये नेसेसरी है, इनको ये चाहिए, बट इस हिसाब से होगा कि कौन इसको खरीद सकता है और कौन ज़्यादा प्राइस दे सकता है. सो ये जो बैरियर्स जो लगाए हैं दोनों के बीच में, बैरियर की प्रॉब्लम आ सकती है कैपिटलिज्म में. सब ऐसे लोग नहीं हो सकते किसी सोसाइटी में कि सब कोई बाई करने के लिए फीलिंग है और वो बाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है. ये कैपिटलिज्म में परचेसिंग पावर भी मैटर करता है कि भाई खरीद सकते हो, आपको कार तो चाहिए पर कार क्या आप खरीद सकते हो, तभी कैपिटलिज्म में वो कार वाली कंपनी कार बनाएगी. सो एबिलिटी टू बाई गुड्स होनी चाहिए, सर्विस साइमल्टेनियसली, गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात करिए कि एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास. That is, one has have money in the pocket to buy it. Low cost housing for the poor is how much needed, but we not count as demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power. यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिसके पास पॉकेट में मनी होगा वो तो बाई कर लेगा, पर जिसके पास जो परचेसिंग पावर नहीं है, जो गरीब बंदा है भाई, वो बेसिक एमिनिटीज़ है वो बाई नहीं कर पाएगा. अगर प्योर कैपिटलिज्म पे अगर गवर्नमेंट चल दी. Now, as a resultant, commodity will not be produced and supplied as per market forces. So, ये मार्केट फोर्स के हिसाब से ये कमोडिटीज़ है वो कैपिटलिज्म में प्रोड्यूस नहीं होगी. सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, वो ऐसी भी कोई कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमिक सिस्टम नहीं लाना चाहते थे जो कि सिर्फ पैसे वालों के हाथ में हो. जिनके पास पैसा नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते. इस तरीके की जो सोसाइटी है, इस तरीके की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो नेहरू साहब नहीं लाना चाहते थे. सो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट, उन्होंने ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वुड कंट्री वुड बी लेफ्ट बिहाइंड विदाउट द चांस टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी. नेहरू जी ने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि जो लोग खरीद सकते हैं उनको खरीदने देंगे, और जो नहीं खरीद सकते हैं उनको कुछ हम प्रोड्यूस करके देंगे, या फिर उन चीज़ों में सब्सिडीज़ दे देंगे, तो क्योंकि वो खरीद सकते. तो जो लेफ्ट बिहाइंड है लोग हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेंगे. नाउ जैसे कि कैपिटलिज्म हो गया, वैसे सोशलिस्ट एक सोसाइटी हो सकती है. सोशलिस्ट में क्या होगा कि जो हमने तीन सवाल देखे कि गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कौन करेगा, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कैसे, अगर होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है. तो उन 3 क्वेश्चन के आंसर अगर एकदम डिफरेंट मैनर में दे तो वो सोशलिस्ट हो जाए. सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स और सर्विस हैं वो प्रोड्यूस होंगे अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी. यहाँ पर परचेसिंग पावर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर नीड्स ऑफ सोसाइटी देखे गए कि एक सोसाइटी को क्या चाहिए और वो हम प्रोड्यूस करेंगे. इट इज़ एज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट नोज what is good for people of the country, and so the government decide how goods are produced and how they should be distributed.
सो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो सोसाइटी को चाहिए, जो पीपल को चाहिए, और वही बनाएगा। द प्रिंसिपल distribution under socialism is supposed to be based on what people need, लोगों को क्या चाहिए। बट देखें, सोशलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लोगों को जो चाहिए उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस हिसाब से नहीं कि लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं। यानी नीड्स पे फोकस है, अफोर्डेबल पर फोकस नहीं है, परचेसिंग पावर पर डिपेंडेंसी नहीं है। नाउ अनलाइक कैपिटलिज्म में क्या होता था कि जो भी लोग परचेसिंग पावर रखते हैं वो बाय कर सकते थे, और जो नहीं रखते हैं वो नहीं कर सकते थे। जो बाय कर सकते थे उनके लिए चीज़ें बनती थी, जो नहीं बाय कर सकते उनके लिए वो चीज़ पर्टिकुलरली नहीं बनती थी। नाउ एक एग्जांपल दिया गया है, सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन्स। Strictly a socialist society has no private property since everything is owned by the state. The Cuba and China, for example, most economic activities are governed by the socialist principle. देखिए, एक एग्जांपल हेल्थ का ले लीजिए। प्योरली कैपिटलिस्ट अगर हमारी सोसाइटी होती तो हेल्थ के सेक्टर में जो लोग पैसा खर्च कर पाते उनको ही हेल्थ मिल पाती, पर ऐसा सोशलिस्ट में नहीं हो रहा है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट हेल्थ प्रोवाइड कर देती है। सो जो जिसको नीड है उसको वो चीज़ मिलेगी, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, कोई भी जॉब हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, नीड्स है तब मिलेगा आपको इन सोशलिस्ट सोसाइटी। अब तीसरी एक इकोनॉमिक सोसाइटी, एक इकोनॉमिकल सिस्टम होती है जिसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भारत ने अपनाया। देखिए, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बॉडी होती है वो डिसाइड करते हैं गुड्स एंड क्या प्रोड्यूस करना है, एक डिसाइड कर लिया। नाउ एक मार्केट फोर्स भी इसमें शामिल होती है। सो मेजर पार्ट्स होते हैं उसमें, पब्लिक सेक्टर का एक, प्राइवेट सेक्टर का मेजर पार्ट होता है उसमें, और गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा होता है। जैसे कि गवर्नमेंट है वो कंट्री की सिक्योरिटी देखेगी, जो पावर जनरेशन है वो देखेगी, रोड्स कैसे बनाने, हाईवे कैसे बनाने वो देखेगी, ट्रांसपोर्ट क्या करना है वो गवर्नमेंट देखेगी, और न्यूक्लियर पावर सप्लाई है वो कैसे जनरेट करना है वो गवर्नमेंट देखेगी, और जो प्राइवेट फोर्सेस है वो देखेगी, भाई सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर पूरा प्राइवेट सेक्टर देखेगी। जैसे कि कार्स कौन बनाएगा, बाइसिकल्स कौन बनाएगा, पानी की बोतल्स कौन बनाएगा, कंप्यूटर्स कौन बनाएगा, वो सब एक मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर देखते हैं। सो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो खेलते हैं, और गवर्नमेंट होती है जो ऐसी चीज़ बनाती है जो कि एक आम इंसान नहीं ले पाता। यानी देखिए, प्राइवेट आपके एजुकेशन आप प्राइवेट ले सकते हैं, जो लोग एजुकेशन प्राइवेटली जो फीस पे करके नहीं ले पाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट अपना एजुकेशन सेक्टर ओपन करती है। स्कूल्स में जाओ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो, आप 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है, राइट है, फंडामेंटल राइट है वो कि एजुकेशन ले सकते हो। जैसे कि जो अगर मान लो सिंपली आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रही है प्रोवाइड करने दो, और जो उस प्राइवेट सेक्टर जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी इंसान है उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो गवर्नमेंट अफोर्ड कर देगी। सो इस तरीके से होगा। अगर और जो मेजर चंक्स है जैसे कि सिक्योरिटी होगी वो सब गवर्नमेंट संभालेंगी। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं भाइयों। तो आप शायद समझ गए होंगे कि एक इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके की होती है। 3 टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम होती है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें से भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। नाउ देखते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स क्या होता है हमने समझा। अ प्लान शुड हैव सम क्लैरिटी, स्पेसिफाइड गोल्स। एक प्लान के अंदर एक गोल स्पेसिफाई किए हुए होने चाहिए। 5 ईयर प्लान से पहला हमारा जो 5 ईयर प्लान है वो डेडिकेट था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। इन 4 चीज़ों में हमें अपने जो देश में 5 साल में कुछ ग्रोथ चाहिए थी। सो उन सेक्टर्स में ग्रोथ के लिए हमने क्या क्या स्टेप उठाए वो देखते हैं। नाउ अभी देखिए, दिस डज नॉट मीन दैट द ऑल प्लान्स हैव गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस टू दिस गोल्स। ऐसा नहीं है कि भाई मॉडर्नाइजेशन है, उसमें मॉडर्नाइजेशन में आप मान लो कुछ मशीनरी से ऐड कर दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाए, इसके चलते हमारा सेल्फ रिलायंस और क्वालिटी इक्विटी में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, और इसके हिसाब से
अगर एक गोल हो रहा है तो दूसरे गोल में कुछ गिरावट आ रही है, वो नहीं होना चाहिए। और देखते हैं, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज अ चॉइस हैज़ टू बी मेड इन ईच प्लान अबाउट विच ऑफ द गोल्स इज गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस। इन गोल को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना है अगले 5 सालों में। नेदरलैंड्स द प्लानर्स हैव एंश्योर्ड दैट as far as possible the policies of the planners do not have contradict this goal 4 goals. Let us know, okay, so यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो 4 प्लान्स 4 गोल्स थे, ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन, ये आपस में नहीं टकराने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो तो आपकी इक्विटी गिर रही है, वो नहीं होना चाहिए। अब एक एक करके इन गोल्स को समझते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ को समझते हैं। इट इज़ रेफर टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री। ग्रोथ में क्या हो रहा है? ग्रोथ क्या बता रहा है कि एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी। कि गुड्स एंड सर्विस जो भी इंडिया में जो भी बन रहे हैं उसमें क्या बढ़ोतरी लानी है, वो इस ग्रोथ में, इस प्लान में शामिल था। ये रेफर कर रहा है कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज कितने बढ़नी चाहिए। इट इम्प्लाइज आइदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड बैंकिंग और इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल सर्विस। ये कह रहा है कि जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उसमें बढ़ोतरी, जो स्टॉक्स है उसमें बढ़ोतरी, द लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गए, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग सर्विस, उनको बढ़ावा देंगे, इनको सपोर्ट करेंगे इन ग्रोथ गोल। A good indicator of economic growth in the language of GDP, maybe GDP होगा, yes, of economy is steadily increase in the GDP। देखिए इन सब में अगर प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस अगर बढ़ रही है, इसमें ग्रोथ हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी इन जीडीपी। सो इनका एक स्टेडली इंक्रीज इन जीडीपी इज़ द मेन सोर्स कि जहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या ये गोल 5 ईयर प्लान का जो पहला गोल है ग्रोथ, वो हो रहा है कि नहीं। सो अगर जीडीपी में इंक्रीज लाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, वो इस गोल में मेंशन है। और जीडीपी में इंक्रीज आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इक्विटेबल एक ग्रोथ हो रही है। तो जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में आपके देश के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी फाइनल वैल्यू है, उनको अगर आप जोड़ दो तो वो जीडीपी बन जाती है। मान लो एग्जांपल, मान लो आपके देश में 5 रुपये का एक बिस्किट बना, 10 रुपये आपके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुए और 5 रुपये का आपने एजुकेशन प्रोवाइड किया। जो टोटल जीडीपी होगी वो होगी इनका एग्रीगेट, इनका जो एग्रीगेट होगा वो और टोटल जीडीपी होगा। तो इस केस में हमारा 20 हो रहा है, तो ये जीडीपी हो गया। देखिए समझ गए आप। अब देखते आगे। देखिए, यू कैन थिंक ऑफ जीडीपी एज अ केक और ग्रोथ ने, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप जीडीपी को एक केक की तरह देख सकते हैं, जिसमें कि ग्रोथ एक इंक्रीजिंग लार्जर साइज ऑफ केक। देखिए ग्रोथ है वो साइज ऑफ केक रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज़्यादा ग्रोथ होगी तो हर एक आदमी, हर एक इंडिविजुअल के पास एक ज़्यादा एक इक्विटेबल ग्रोथ आएगी। अगर बड़ा केक होगा तो हर इंडिविजुअल के पास में एक बड़ा पार्ट आएगा। तो ऐसे ही जो जीडीपी अगर बड़ी होगी तो मोर पीपल कैन एंजॉय इट, कि एक आदमी उसको ज़्यादा एंजॉय कर सकता है। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विस इफ द पीपल ऑफ इंडिया आर एंजॉय द वर्ड फर्स्ट 5 ईयर प्लान मोर रिच एंड वेरिड लाइफ। जो बड़ा केक होगा तो पीपल है वो अच्छी लाइफ जो गुजार सकते हैं। आगे क्या कहा गया भाई समझते हैं। GDP of the country derived from the different sector of the economy, namely the agriculture sector, industrial sector और service sector। GDP में इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा चंक होता है। यानी कि GDP है उसमें मेन रोल प्ले करते हैं ये 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेड बाय ईच ऑफ दिस सेक्टर्स अप टू द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन यानी कितना परसेंट एग्रीकल्चर शेयर दे रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर शेयर दे रहा है, सर्विस सेक्टर कितना शेयर दे रहा है, वो होता है एक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन।
तो एक इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बहुत ही रिलेवेंट होता है। माने कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना शेयर दे रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना दे रहा है और सर्विस सेक्टर कितना दे रहा है। इन सम कंट्रीज ग्रोथ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर इन जीडीपी ग्रोथ। सम देखिए कई कंट्रीज में ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर है जीडीपी की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वाइल सम कंट्रीज में ऐसा होता है कि सर्विस सेक्टर मेजर रोल प्ले करता है जीडीपी ग्रोथ में। सो हमें ग्रोथ करना है तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि एक मेजर ऑक्यूपेशन है, मेजर लिवलीहुड है पीपल्स के लिए, तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ प्राइमरी फोकस होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होगा और सर्विस सेक्टर है अपने आप बढ़ेगा। कैसे? अब अगर हम एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सर्विस सेक्टर अपने आप बढ़ेगा। कैसे? सर्विस सेक्टर इन दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए होता है, यानी कि अब अगर ये बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक ये बढ़ेगा। और सर्विस सेक्टर बढ़ाने के लिए हमने कई सारे स्टेप्स भी लिए हैं। आगे देखते हैं मॉडर्नाइजेशन। दूसरा गोल हमारा था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन माने इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी लाए। फॉर एग्जांपल फार्मर है, कोई किसान है, वो आउटपुट बढ़ा सकता है बाय न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स। सिंपल है भाई, न्यू वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी अगर फार्मर डालेगा अपने खेत में जोतने के लिए, खेत में डालेगा तो भाई इंक्रीज होगा आउटपुट में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड वंस। पुराने ही सीड्स यूज़ करता रहेगा तो पुराने ही यील्ड उसको मिलेगी जो कि छोटी है। सिमिलरली फैक्ट्री में जो आउटपुट है वो बढ़ा सकता है बाय यूजिंग ऑफ न्यू टाइप ऑफ मशीन्स, आउटपुट बढ़ा सकता है। न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। तो इन सब जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उनको लाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, यही है मॉडर्नाइजेशन। हाउएवर modernization does not refer to only to use of new technology but also change in social outlook such as the recognition that women should have the same rights as men। मॉडर्नाइजेशन में ऐसा नहीं है कि भाई न्यू टेक्नोलॉजी ला दी तो मॉडर्नाइजेशन हो गया। मॉडर्नाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल टर्म है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम वुमेंस को मेंस की इक्वल राइट्स दे रहे हैं तो वो भी मॉडर्नाइजेशन हो गया। ट्रेडिशनल सोसाइटी में वुमेंस को इतना राइट्स नहीं था, उतना स्टैंड सोसाइटी में नहीं दिया जाता था, पर एक मॉडर्न सोसाइटी ये इंश्योर करेगा कि वुमेंस को एक वर्क स्पेस मिले और इक्वल राइट्स मिले। नाउ कहाँ पर भी मिलेगी, जैसे कि बैंक्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, स्कूल हो गए, यहाँ पर स्कूल में अटेंडमेंट हो गया, फैक्ट्रीज में जॉब मिले, बैंक्स में जॉब मिले। सो ये जो इक्विटी इन जेंडर है वो कम से कम होना चाहिए, वो मॉडर्नाइजेशन का एक अनदर गोल था। सेल्फ रिलायंस। देखिए अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग दिस रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन। एक नेशन है वो मॉडर्नाइजेशन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक तो हो गया कि अपने रिसोर्सेज यूज़ करें और एक तो हो गया कि वो बाहर से रिसोर्स ला रहे हैं, यानी कि मॉडर्नाइजेशन के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो या तो न्यू टेक्नोलॉजी R&D के द्वारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा अपने ही देश में खोजी जाए, या फिर वो कोई नासा हो गया, अनदर इंस्टीट्यूशन है जो कि बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो उनकी टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। सो ये दो तरीके से हो सकता है। नाउ द फर्स्ट 7 5-year plans gave an importance to self reliance। जो हमारे फर्स्ट 7 जो 5-year प्लान है उन्होंने सेल्फ रिलायंस को एक इम्पोर्टेंस दिया है, विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स विच कुड बी मेड इन इंडिया, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो भी इंडिया में प्रोड्यूस हो सकता है उनको बाहर से ना लाए। दिस पॉलिसी वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी इन ऑर्डर रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए, स्पेशली फॉर फूड के लिए तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं वो इतना सफिशिएंट है कि वो इंडियंस जो पीपल्स हैं उनको खाना पहुंचा सके। हमारे पास इतनी ज़मीन है जिसमें हम क्रॉप्स को उगाकर हम अपना पेट भर सकते हैं, तो उनको बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। It is understandable that the people who were recently freed from foreign dominion should give importance to self-reliance। अब समझ रहे होंगे जो कि इंडिया जो फॉरेन डोमिनियन से ला रहे हैं वो इम्पोर्टेंस उनके जीडीपी को देते हैं,
It was a fear that dependency on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may make in India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our politics. देखिए, अब हम इतना भी अगर वहाँ पर डिपेंडेंसी दिखाने लगे तो जो फॉरेन पॉलिसीज़ है, फॉरेन पॉलिटिक्स है, फॉरेन कंपनीज़ है, उनका हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर एक वल्नरेबल इफेक्ट आएगा जो कि हम नहीं चाहते हैं. सो दैट वाज सेल्फ रिलायंस कि हमें स्पेशली फूड के मामले में और अनदर जो गोल्स है उनके मामले में सेल्फ रिलायंस होना है. और इनके लिए जो हमें स्टेप्स उठाने हैं वो हम आगे देखने वाले कि कैसे हमने वो स्टेप उठाए, 5 ईयर प्लान क्या सक्सेस हुआ और उसका असेसमेंट हम करेंगे. नाउ अब इक्विटी के बारे में देखते हैं. द ग्रोथ, modernization, self-reliance themselves may not improve the kind of life which peoples are living. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेल्फ रिलायंस है वो अपने आप में एक जो लोगों की लिविंग से जो लाइफ है वो इम्प्रूव करने में ना रोल नहीं प्ले करेंगे अगर ये सिर्फ एक कुछ तबके के पास जा रहा है, पूरे के पूरे देश के पास नहीं जा रहा है. अ कंट्री हैव अ हाई ग्रोथ, द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप इन द कंट्री इटसेल्फ. ये हाई ग्रोथ कब होगी कि टेक्नोलॉजी जो है वो अब कंट्री खुद बनाए. ऑल्सो हैव द मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी. हमारे देश में पॉवर्टी में बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीब हैं. नाउ it is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor section as well as the richer section. Now, जो ये benefits हो रहे हैं वो poor people के पास भी पहुंचने चाहिए और rich people के पास भी पहुंचने चाहिए. तो ये equitable तरीके से दोनों के पास पहुंचने चाहिए. Now, ये ग्रोथ में जो ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस में इक्विटी बहुत रिलेवेंट जो रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर इक्विटी नहीं होगी तो इन तीनों का कोई मतलब नहीं होगा. नाउ एवरी इंडियन शुड बी मीट हिज एंड हर बेसिक नीड सच एज फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस. देखिए, जो फूड है, डिसेंट हाउसेस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसमें हमें इनइक्वालिटी को पेरिश करना है और जो गैप है इनइक्वालिटी, जो बिगर सेक्शंस ऑफ कंट्री, उसको हमें कम करना है. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.